वालेकुम और वेलकम है आपका आज की लाइव में। आज की लाइव में मेरे साथ जो शख्सियत हैं, आप सब जानते हैं, क्वाइट फ़ैमिलियर हैं इनसे। गुलाम हैदर साहब को जब सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, जब उनका कोई सहारा नहीं बन रहा था, सो ही वाज़ द मैन जिन्होंने गुलाम हैदर की आवाज़ बनना पसंद किया और ये खुद से आगे आए और इन्होंने गुलाम हैदर का हाथ थाम लिया। कहते होते हैं कि इमारत जितनी भी ऊँची हो, जो पहली बुनियाद और जो फाउंडेशन रखी गई थी इस केस की, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस केस में, वो रोशन अज़ीम साहब ने रखी थी। सर, वेलकम है आपका हमारे शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फैसल, जी, बड़ी मेहरबानी। सो नाइस ऑफ यू। सर, क्वेश्चंस आपसे काफ़ी सारे हैं, आपका टाइम हमने लिया है। आपने क्या डिसाइड किया था कि मुझे गुलाम हैदर की आवाज़ बनना है? क्योंकि उस वक़्त वो सऊदी में था और मैं गुलाम हैदर से खुद भी मिलकर आया था। बहुत परेशान था, किसी किस्म की कोई नज़र नहीं आ रही थी बात के मामलात को कहाँ आगे लेकर चलना है, और एक ऐसा शख्स जिसकी किसी किस्म की एजुकेशन नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मामलात को किस तरह से डील करना है। तो आप सामने आए, वो क्या ऐसे मामलात थे, वो क्या ऐसी चीज़ें थी कि जिसने आपके अंदर से हर्ट किया आपको कि मुझे ये केस लेना है, और आपने प्रो बोनो केस ये लिया, आप फ्रंट पर आए विदाउट एनी जिसको कहते हैं ना, कोई लालच नहीं, कोई आपको किसी किस्म की कोई बेनिफिट्स नहीं, उसके बावजूद आप आगे आए, आप आवाज़ बने और आपने केस को इस नहज तक पहुँचाया। फैसल, थैंक यू सो मच, आपने ऑन बोर्ड लिया मुझे आपके चैनल पर। एक्चुअली फैसल ये हुआ कि जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मोस्टली मीडिया से भी हमारा दूर रहना होता है, और ये जो सोशल साइट्स और सोशल जो चैनल्स होते हैं इससे भी मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। हुआ कुछ ये था कि मेरी जो वालदा मोहतरमा हैं वो यूट्यूब इस्तेमाल करती हैं, वो कुरान पाक जो और अहादीस की जो किस्से होते हैं, वो इस्लामिक जो चैनल्स हैं उनके सब्सक्राइब किए होते हैं, वो देख रही होती है। तो ऐसे हुआ कि वो इस्लामी चैनल जैसे वो देखती रहती है, तो उसमें एक मक्के शरीफ का एक सीन आया, जिसमें एक शख्स जो है मक्का शरीफ और कैबतुल्ला शरीफ के गिलाफ काबा को वो पकड़ के शदीद रो रहा है। तो वो मेरी वालदा ने फिर मेरी एक सिस्टर है, वो लॉ एक प्रोफेसर है, उनसे ये मालूम किया कि ये शख्स जो है बड़ी धाड़े मार के रो रहा है, और उसकी वजह क्या। हालांकि मेरी वालदा भी उम्रा वगैरह करके आई है और मैं भी वहां से होके आया हूँ। कभी भी ऐसा हमें नजर नहीं आया कि कैबतुल्ला शरीफ को रोते हुए देखे तो हैं हमने लोग जो अपनी रूह को हुँ, बिल्कुल। इंटरनेट का सर कोई इश्यू आ रहा है आपको? हुँ, जब इस मामले की तहकीक की गई तो पता ये चला हुँ, कि ये एक पाकिस्तानी शख्स है जिसका नाम गुलाम हैदर है, और ये इस शख्स के जो बच्चे हैं, वो उसकी जो अहलिया है वो फोर्सबली वो लेके इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके चली गई और ये रो रहा है। तो मेरी वालदा हुँ, ने कहा मुझे बुला के, उन्होंने कहा कि रोशन, मुझे आप ये बताएं कि ये ऐसा सीन हुआ है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं, कोई कानूनी मदद इसकी हो सकती है? तो मैंने मदर को कहा इसका लीगल प्रोसेस बिल्कुल मुमकिन है, इसकी मदद हो सकती है। तो मेरी वालदा हुँ, ने मुझसे ये कहा कि मैंने कोई भी आपसे आपके लीगल प्रोफेशन में कोई मुदाखलत तो नहीं की, कोई इंटरफेरेंस नहीं की, नहीं किसी की कोई सिफारिश की है, नहीं इस हवाले से मैंने कोई आपसे बात की, लेकिन मैं इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इस रोते हुए शख्स की जो है आप मदद करें, जो गिलाफे कहबा से पकड़ के इतना रो रहा है। तो आपको एनी हाउ मदद करनी है, आपके जितने भी केसेस हैं वो आपको एक तरफ करने हैं, तो हुँ, मदद के। तो मैंने अपनी वालदा से उस वक्त वादा किया कि मैं इस शख्स बिल्कुल सही। सर, ये जो जी, जी। जी, जी, को इसकी बिल्कुल क्या बात मदद करें, आपकी आवाज़ आ मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? जी, अब जी, जी। तो पहले पहले आपने तो रुकी थी, अब मैंने आवाज़ आ जी, रही है। पहले तो जी, जी। पहले तो मैंने इस शख्स को ढूँढने की बड़ी कोशिश की, आफ्टर ऑल मैं इस कोशिश में कामयाब रहा, और इससे मेरा राब्ता हुआ, इसको मैंने सारी बात बताई, और मेरे राब्ते करने से पहले ही कुछ पाकिस्तानी जो लोग थे, क्योंकि ये बेसिकली सिंधी है और मैं भी बेसिकली सिंधी हूँ, हुँ, सिंध से मेरा ताल्लुक है, गुलाम हैदर का भी ताल्लुक सिंध से है। तो मेरे बात करने से पहले ही कुछ जो लोग थे जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं सिंध से, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि आपकी मदद जो है वो रोशन अली अजीम साहब कर सकता है, दूसरी आसमा जहांगीर साहिबा
वो कर सकते, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका है अब्बास हुँ। जहांगीर साहिबा का। रोशन अली अज़ीम साहब एक सिंध में हैं, वो आपकी मदद कर सकता है। तो ये तो मुझे भी तलाश करने की कोशिश में था, लेकिन मैंने इनसे जब राब्ता किया तो ये इसने और शुक्र अदा किया और हमारा इससे राब्ता जुड़ा, और फिर पाकिस्तान में बैठकर हमने इस केस को प्रोसीड करते हुए हम आगे बढ़े। फिर इसका वालिद साहब जो हैं अमीर हैदर जान साहब, उनसे मुलाकात हुई, फिर हम कराची में बैठे, फिर सारा लीगल प्रोसेस इस केस की हमने बुनियाद रखी। हिसाब से तो मेरा पहला सवाल ये था कि उस वक़्त लोग आपको पता है सब लोग ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। तो जो पहला जवाब उन्होंने मुझे दिया था वो ये था कि जब मेरा वकील मुझे कहेगा कि पाकिस्तान आ जाओ, तो मैं उस वक़्त यहाँ से बिल्कुल जो है वो मूव कर जाऊँगा और मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा। और फिर मुझे कॉल आई कि रोशन अज़ीम साहब ने मुझे कहा है कि अब आपकी पाकिस्तान में ज़रूरत है, आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ। और फिर एयरपोर्ट से जो है वो मुझे कॉल आई और राब्ता हुआ कि जो है वो गुलाम हैदर साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो परवाज़ भरने लगे हैं। तो सर वो क्या ऐसा मुकाम था कि जिस पर आपको लगा कि अब गुलाम हैदर साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले जब इस केस को हम प्रोसीड कर रहे थे, जो पहली जो कंप्लेंट थी, पुलिस कंप्लेंट थी, जो कैंटोनमेंट थाना मलीर में जो लॉन्च हुआ था, वो गुलाम हैदर के वालिद साहब अमीर हैदर जान साहब ने फाइल वो की थी। उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोसीड करते हुए हमने अंडर सेक्शन 155 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमने एक और कंप्लेंट रजिस्टर की। उसके बाद जो लीगल प्रोसेस था, वो हमने गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब को लेके, क्योंकि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इशू इनिशिएट किए थे, तो हम उसको लेके चल रहे थे। हुँ, उसके बाद जो एफआईए थी, तो फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके बाद लोकल पुलिस है और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब भी मेरे साथ थे, क्योंकि इनिशिएट उन्होंने लीगल प्रोसेस किया हुआ था। हुँ, गुलाम हैदर की ज़रूरत उस वक़्त नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि वो एक मज़दूर शख्स है, वहाँ पे मज़दूरी कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि गुलाम हैदर की अब पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है, वो बिला वजह पाकिस्तान में आए, वो दर-दर की जो ठोकरें वो बर्दाश्त करे। और हुँ, हालात भी गुलाम हैदर के लिए कोई इतने साज़गार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है, सिंध में किसी की बीवी चली जाए, तो सोसाइटी में काफ़ी बातें उसको जवाबात देने पड़ते हैं। तो मैं ये इसी में था कि मैं गुलाम हैदर की जब ज़रूरत होगी तो ही मैं उसको बुलाऊँगा, तो मैंने ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हुई थी गुलाम हैदर को, जब तक आपकी ज़रूरत नहीं है, तब तक आप भले सऊदी अरेबिया में बैठे। बिल्कुल जब सही बात। तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई, जब हमने ये महसूस किया कि अब हमें फॉरेन मिनिस्ट्री में फिजिकली जाना पड़ेगा, इंडियन हुँ, हाई कमीशन फिजिकली जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है, वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। यहाँ पर ज़रूरत पेश आई गुलाम हैदर की, तो मैंने गुलाम हैदर को कहा कि अब आपको पाकिस्तान आना है। तो गुलाम हैदर ने बीइंग ओबीडिएंट वो उसने फ्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान आया, और उसके बाद हम इस्लामाबाद गए और आप तमाम लोगों के सामने वो सर केस रखा। आप अंसार बरनी साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई वन ऑन वन और 2 बार आप बल्कि मुलाकात की, सारे आपके सामने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया क्योंकि डेफ़िनेटली इंडिया में एक वकील की ज़रूरत थी और इंडिया में इन्फ्लुएंस के लिए हमें कोई ऐसा ही आदमी चाहिए था कि जो इंडिया में मैटर करता हो, उसके ताल्लुकात हों वहाँ पर। अंसार बरनी साहब से आपकी जो मुलाकात हुई, उसका थोड़ा-सा हमारे साथ ज़िक्र कीजिएगा प्लीज़। देखिए, अंसार बरनी साहब है, वो एक पाकिस्तान का प्राउड है, बल्कि बिल्कुल, पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का प्राउड है। आपने देखा होगा कि कहीं भी दुनिया में मसला होता है, तो सबसे पहले अंसार बरनी साहब आवाज़ बुलंद करते हैं। इस हवाले से हमारे पास एक वैलिड जो साउंड होना बड़ा ज़रूरी था, जैसे कॉमन ये ऑब्जेक्ट है हमारा। हुँ, जैसे आपका, फैसल का, रोशन का, गुलाम हैदर का, शाहिद का, जितने भी हम इस केस को जुड़ते हैं, हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है गुलाम हैदर के बच्चे वापस ले लाना। बिल्कुल तो सही। इस हवाले से हमारे पास एक बड़ा ऑप्शन था अंसार बरनी साहब का। फिर हमारी टीम जितनी भी है, जिस टीम में आप भी शामिल हैं फैसल, तो हम सब ने ये फैसला किया कि अंसार बरनी साहब से राब्ता किया जाए, क्योंकि अंसार बरनी साहब यूनाइटेड नेशन में भी वो एक एक्टिव मेंबर रहे हैं इंसानी हकूक के। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के इंसानी हकूक के वो मिनिस्टर रहे हैं, जिसको मंत्री कहते हैं हिंदी में, वो मंत्री भी रहे हैं। उनके ब्यूरोक्रेसी में, अंसार बरनी साहब के और पाकिस्तान की सरकार में, गवर्नमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में बड़े रवाबित हैं, वास्ते हुँ, हैं, ताल्लुकात हैं, सही और बात। इंटरनेशनली अंसार बरनी साहब के बड़े ताल्लुकात थे। तो हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा जो काम था, अंसार बरनी साहब के आने से वो बड़ा मज़बूत होना था। हुँ, इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया कि अंसार बरनी के बरनी साहब के पास जाया जाए। हम उसके पास गए, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें की।
और हमने फिर मोमिन मलिक साहब हमसे जुड़े और हमारी टीम जो है जुड़ती गई। और शुरू से ही हमने ये एपी सिंह साहब को भी कहा हुआ था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्लान ए बी सी ये सारे प्लान हैं। जी बिल्कुल सही। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मोमिन मलिक साहब अभी इस केस को बड़ा अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, हिंदुस्तान में होना बड़ा लाजमी था। हुँ, जैसे कि हम पाकिस्तान में बैठ कर हिंदुस्तान के कवानीन तक तो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हुँ, कोर्ट फाइल तक हम अप्रोच नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। एक ऐसी चीज जो है वो सामने आई मोमिन मलिक साहब के आने से, वो मैं खुद मुझे पता नहीं था। वो खुद मुझे पता नहीं था, और उस चीज से सीमा हैदर पर एक और भी केस दाखिल हो सकता है। वो चीज ये थी कि सीमा का ये मौक़िफ़ था कि हमने पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में शादी की, उसके बाद हमने हिंदुस्तान में आए। हुँ, अब मोमिन मलिक साहब के आने से ये पता चला कोर्ट फाइल से कि ये पशुपतिनाथ में मंदिर की कहानी तो कोर्ट फाइल में तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कोर्ट बात। फाइल में तो गुलाम हैदर की बीवी है। बिल्कुल सही। नेत्रपाल सिंह एफिडेविट दे रहा है कि गुलाम हैदर की बीवी है। सचिन मीणा भी कह रहा है ये सिर्फ एक पाकिस्तानी है, मैंने सिर्फ इसकी हेल्प की है। अब यहाँ पर जो इंडियन पिनल कोड है उसका जो लॉ है वो अप्लाई होगा। हुँ, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 494 है वो ये कहता है, अगर कोई शादीशुदा मर्द चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपना पति रखते हुए, अपना हस्बैंड रखते हुए या बीवी रखते हुए कोई दूसरी शादी करता है या कंसील करता है शादी, उस पर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494 जो है वो अप्लाई होगा। एफआईआर रजिस्टर्ड होगी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत और केस चलेगा। अगर ये सच बात साबित होती है तो उनको 7 साल सजा होगी। हुँ, लड़की को भी 7 साल सजा होगी, उसके शोहर को भी 7 साल सजा होगी, उसको निकाह पढ़ने वाले मौलवी साहब और फेरे दिलाने वाले पंडित पंडित साहब और उसकी गवाह को भी 7 साल सजा होगी। ये केस हमें पता नहीं था, ये मोमिन मलिक साहब के आने के बाद पता चला जब उन्होंने कोर्ट फाइल देखा। बिल्कुल सही। इसलिए हिंदुस्तान में एक बंदा हमें बड़ा जरूरी था कि वो कोर्ट फाइल देखे, कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करे, तो मोमिन मलिक साहब हमारे सर, पास है, हमारे यहाँ हाथ और यहाँ बन पे गए। यहाँ पे आपको याद होगा जब हम इस केस को लेकर चल रहे थे और हम इंडिया में जैसे बंदे की एक ज़रूरत थी, एक लॉयर की ज़रूरत थी, तो बहुत सारे लोग हमारे सामने आ गए थे। बहुत सारे लोगों ने बड़े-बड़े दावे आकर किए थे कि आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, हम ये काम कर सकते हैं, ये मामला कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ ख़वातीन तो अलम का झंडा अलम अलम उठाकर आ गई थी कि गुलाम हैदर के बच्चे को तो जो है वो हम इंसाफ दिलाएँगे। और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हुई हैं, हम सब जानते हैं उस प्रोसेस में। मैं समझता हूँ उस वक़्त जिस तरह से आपने गुलाम हैदर साहब को मना किया कि किसी को हमने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देनी, वो आपका बहुत बड़ा कदम था। क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता था क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और कोई आपको कह भी रहा है कि मैं अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो इंसान के दिल में बात आती है। तो क्या ऐसा मामला था कि आपको लगता था कि ये मुझे नहीं करना, आपको क्या ऐसा दिखा उन लोगों में कि आपने वो नहीं किया जो कि बड़ा बेहतर था? बाद में वही लोगों ने पार्टियाँ भी बदली, वही लोग जो हैं वो जो गुलाम हैदर के लिए खड़े हुए थे, वो किसी और जगह पे जाके खड़े हो गए, अपने चैनल्स बना लिए, मामलात और तरह से हमारे सामने आए, जब हमने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी। तो आपने वो क्या क्या ऐसा आपके माइंड में था? क्योंकि यू आर द वन जो आपने कह दिया था कि ये काम नहीं हो सकता। देखिए, आपने ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। ये किसी यूट्यूबर ने आज तक ये क्वेश्चन मुझसे नहीं किया, शायद 1-2 ने किया भी हो। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने बड़ा एम्फसाइज़ किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी दें। फिर यूट्यूब पर जितने भी दोस्त हमारे थे, उन्होंने भी ये कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाए, मैंने कहा नहीं। उसकी हुँ, वजह फैसल ये थी कि हम जो प्रोफ़ेशनल वकील होते हैं, हम नफ्सियात के बड़े माहिर हो जाते हैं। होते सही बात। नहीं हैं, हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा है कि हम माहिर हो जाते हैं। सारा दिन हम क्रिमिनल्स को बाय फेस देखते हैं, फिर हम जो मासूम लोग होते हैं जिनके साथ क्राइम होता है हम उनको भी देखते हैं, फिर जजेस को देखते हैं, फिर वकीला को देखते हैं। हमारी सोशल जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो सही साइकोलॉजी है बात। वो मेरा सब्जेक्ट ये भी है, मैं पढ़ाता रहा हूँ। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, हुँ, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता रहा हूँ। मुझे हुँ, इसका बड़ा एक्सपीरियंस है लोगों की पहचान का। जो हमारे साथ क्लाइंट सामने आते हैं, हम उसको उसका फेस रीड कर लेते हैं कि इसने क्राइम किया हुँ, है या इसने क्राइम नहीं किया है। जो सिविल लिटिगेशन के हुँ, लोग आते हैं तो हमें पता लग जाता है उसका फेस पढ़ के कि ये इसने किसी और की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है या खुद ये मज़लूम है। और हम जब केस सही बात। प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले हम जज का चेहरा देखते हैं, जज का हम फेस देखते हैं, फिर हमें ये पता लगता है कि इसको किस तरीके से डील किया जाए। फ्रंट फुट हुँ, पे जज के साथ खेला जाए या बैक फुट पे जल चल के जज के साथ हमें अपने क्लाइंट को फ़ायदा दिलाया जाए। जो सामने हुँ, हमारा जो वकील होता है उसको भी हम देखते हैं कि ये किस किस्म का ये केस लड़ सकता है, या ज़्यादा ये थोड़ा हार्श होगा या थोड़ा इनोसेंट टाइप ये केस लड़ेगा। हमें ये हमारा प्रोफ़ेशन में हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमें ये पता लग जाता है।
इसी हवाले जी, से जितने भी ये जो लोग आ रहे थे, मुझे उसका पता लग रहा था, उसका फेस देख के, उसकी बातें करते हुए, उनकी बातों में ऐसा झूठ छुपा होता था जो मुझे पता लग जाता था। हुँ, और ज़ाहिरी तौर उसकी आँखें जो होती थी, वो उनके होंठों का साथ नहीं देती थी। जो उनकी सही बात। ज़ुबान होती थी, उनके दिमाग का, दिल का साथ नहीं देती थी। आम लोगों को तो ये पता नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता लग रहा होता था, लेकिन मैं फिर भी चुप रहता था, क्योंकि मुझे पता है किसी की डिग्निटी, किसी की हुँ, इज्जत और नफ्स का ख्याल रखा जाए, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ। फिर भी मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, किसी की बात नहीं की, फिर भी मैंने सिर्फ मना किया कि हम नहीं दे सकते हैं। सही इस बात हवाले है। से मुझे ये अंदाजा हुआ था। और जब हमारे सामने ये मोमिन मलिक साहब आए, हमारी बातें हमने की, तो हमने ओके किया, परफेक्ट हमें मोमिन मलिक साहब लगे। और आप देख रहे हैं कि मोमिन मलिक वही केस लड़ रहा है जो फैसल लड़ रहा है गुलाम हैदर के लिए, जो रोशन अली अजीम लड़ रहा है, वही केस जो है वो मोमिन मलिक साहब लड़ रहा है। हमें प्राउड है मोमिन मलिक साहब पर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर रियली हमें डेली बेस पर अपडेट्स मिलती हैं, हमें पता चलता है आज मोमिन मलिक साहब यहाँ गए हुए हैं, आज ये मामलात कर रहे हैं, आज इस तरह से है। बड़ा खुशी होती है, बड़ा इत्मीनान होता है इस चीज़ को देखकर कि जिस तरह का इंसान हमें चाहिए था, जिस तरह का पर्सन हम चाहते थे कि एक्टिवली परफ़ॉर्म करे, चूँकि पाकिस्तान में रहकर हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो इंडिया में ऑन ग्राउंड, ऑन स्टेज ये काम हो सकता है। तो बड़ी एक्साइटमेंट है। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं और आप मोमिन मलिक साहब के बारे में क्या बात करेंगे? देखिए, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं रियली एन्जॉय कर रहा हूँ। मैं अगर हिंदुस्तान में होता तो डेफ़िनेटली बड़ा मज़ा आता, लेकिन मोमिन मलिक साहब हैं, वो डिट्टो कॉपी हैं रोशन अली अज़ीम की। वो वहाँ पे बैठ के मैं बड़ा मोमिन मलिक साहब को एन्जॉय कर रहा हूँ, नाक में दम करके रख दिया है मोमिन मलिक साहब ने। सही आपने बात देखा, है। जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं, तो बीजेपी का जो नेता था राजवर्धन परमार साहब, वो भाग गया, छोड़ गया साथ सीमा हैदर का, छोड़ गया साथ इस एपी सिंह का। उसके बाद आपने एक रिपोर्टर होता था कोई, ए टू जी चैनल कोई था, उसका हुँ, कोई रिपोर्टर होता था, वो भी भाग गया। उसके बाद बिल्कुल। आपने देखा कि एपी सिंह साहब भी अभी गुम हो गया, क्योंकि एपी सिंह हुँ, साहब के जो झूठ थे, हिंदुस्तानी लोगों को जो उसने चूना लगाया, वो चूना जो है वो कत्थे समेत ज़ाहिर हो गया। तो मैं तो रियली एन्जॉय कर रहा हूँ। मोमिन मलिक साहब के स्टेटमेंट्स को बड़ा पोलाइटली इतनी बेइज्जती कर जाते हैं एपी सिंह की, सही बात वो है। इतनी प्यार से, इतनी मिठास से बेइज्जती कर जाते हैं। तो हम तो बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। मज़ीद इस खेल में जो है और मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। सर आज जो है उन्होंने यूट्यूब के हवाले से बड़ी बात की है क्योंकि हम सबको पता है कि सचिन जो है उनके घर तो खाने की भी लाले पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं था। तो सीमा ने अपना आप दिखा के अपना करतब दिखा के जो है वो पैसा कमाया है और उनको खिला रही है, जो कि एक बहुत इल्लीगल एक्टिविटी थी। हम लोगों ने ये क्वेश्चन रेज़ भी किया, मेरी मोमिन मलिक साहब से जब भी बात हुई तो मेरा ये क्वेश्चन रहा कि एक इल्लीगल, एक ट्रेसपासर आकर इंडिया में अपने नाम से पैसा कमा रही है। एक तरफ आपने पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस को बैन किया हुआ है कि वो बॉलीवुड में काम नहीं कर सकते और वो लीगल काम करते थे। और यहाँ पर जो है एक इल्लीगल ट्रेसपासर है, वो आकर ना सिर्फ काम कर रही है, वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, वो डांस कर रही है और उस पर उसको पैसा मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप किस एंगल से देखते हैं? तो आज ही हमें एक बड़ी अच्छी न्यूज़ मिली 3 बजे इंडिया की, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने एक जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कर दी है, दर्ज करवा दी है शिकायत कि एक इल्लीगल को, और उन्होंने सेक्शन भी कोट किए हैं उसमें सारे के ये सेक्शंस थे कि हमें जो एक इल्लीगल औरत को या फॉरेनर को कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट वो किसी किस्म की ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाए। और इसके साथ-साथ उन्होंने इस चीज़ को भी ऐड कर दिया है कि इसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, ठीक है? वो पर्सनली उसके नाम पर तो चैनल बन भी नहीं सकता, उसको वो बैंक अकाउंट नहीं बन सकता, लिंक नहीं हो सकता। तो ये जितना पैसा था, ये ज़ाहिर-सी बात है वो जो सचिन है, लप्पू, वो एक्चुअली इसको फैसिलिटेट कर रहा था, तो उसके हवाले से भी ऐड किया है। तो मेन सोर्स मैं समझता हूँ कि सर उन्होंने मेन सोर्स को पकड़ लिया। तो ये एक बड़ा बैक स्टेप है, बैकफुट चले जाएँगे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी अर्निंग इनकी हुई है या जितना भी पैसा इन्होंने फाइनेंशियली किया है, वो यूट्यूब से किया है। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नाम लेना भूल गया शाहिद हुसैन का। हुँ, उन्होंने हुँ। बड़ा इसमें किरदार अदा किया है, वो हमारी टीम का हिस्सा हैं डेफ़िनेटली। बिल्कुल, वो उसमें मैं नाम भूल गया उसका, तो उसको भी थैंकफुल हम शाहिद हुसैन। दूसरी बात, आपका सही बात। जो ये सवाल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से देखें, सीमा को जो है वो प्रोहिबिटेड है किसी सेल फ़ोन पे बात करने के लिए पाकिस्तानियों से।
सीमा हुँ, को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो घर से बाहर निकले। सीमा को जी। ये भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी फ़ॉरेनर से भी बात करे। लेकिन हुँ, एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें जो सीमा को है ये अवेलेबल हैं थ्रू द सोशल हुँ, साइट। सीमा के पास एक हुँ, सेल फ़ोन है। सीमा डेफ़िनेटली वो उसको लोकेट किया जाएगा, उसकी लोकेशन और कॉल ट्रेसिंग वगैरह सीडीआर, जियो फेंसिंग तो उसकी होगी। लेकिन सोशल साइट से वो ट्रैक नहीं होती हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे टिकटॉक चलाती है सीमा, फेसबुक चलाती है, उसके मैसेंजर भी होते हैं। तो हुँ, डेफ़िनेटली सीमा जो है जो मौक़िफ़ था शुरू में कि सीमा हो सकता है किसी की जासूस हो। हम नहीं कहते कि हमारे मुल्क की जासूस हो सकता है वो नेपाल की जासूस हो सकता है वो बांग्लादेश हुँ, की जासूस हो सकता है वो यूएई ने शारजा गई हो वहाँ की कोई जासूस हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जो मैसेंजर वो यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है, उससे उन लोगों से वो रवाबित रहें, राब्ते में रहें। हुँ, तो ये बड़ा हुँ, खतरनाक है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए, हिंदुस्तान के होम डिपार्टमेंट के लिए, हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए कि सीमा जो है, ये सोशल साइट्स यूज़ कर रही हैं। हो सकता है इन सोशल साइट्स के थ्रू जो है, वो किसी से राब्ते में रहें। हुँ, और दूसरी बात ये कि सीमा ये मैं शुरू से कहता रहा कि यूज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती है सोशल साइट। मैं ये कहता रहा। अभी तो मोमिन मलिक साहब ने तो इंटीरियर उनका जो लॉ है फॉरेन एक वो भी बता दिया उसका सेक्शन 10 ए वो क्लियर कहता है कि आप जो है ना फ़ोटो निकाल सकते हैं, ना आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना आप कोई जो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आप किसी मुल्क को ये दावत दें या कोई इशारा हो या कोई कोड वर्ड हो, वो नहीं कर सकते। लेकिन सीमा आप देख रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जी। जी, 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 आवाज़ आ रही है अब आपकी। एनफोर्समेंट एजेंसीज जी। हैं न ही वो रोकते हैं। तो इस हवाले से हुँ, ये बड़ी तशवीश का बायस है कि हुँ, हिंदुस्तान के जो इदारे हैं वो कम्प्लीटली इस हवाले से फेल रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ हुँ। कि फेल रहे हैं। अब देखिए ना सर लोग आपकी आवाज़ कम मैं थोड़ा-सा ऊँचा बोलिएगा प्लीज़। अब ठीक है आवाज़ मेरी। अब बेहतर है। जी, जी। तो हिंदुस्तान के इदारे फेल रहे हैं इस हवाले से। हुँ, देखिए जब से एफआईआर कटी है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी तो कानून में हिंदुस्तान के खुद के कानून में ये लिखा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया में कि जब से एफआईआर कटेगी तो 14 डेज के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन सीमा के हुँ, केस में ऐसा नहीं हुआ है। हुँ, 14 दिन 14 डेज के बजाय 7 महीने गुजर चुके हैं। अब तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अब तक जो है जो मजिस्ट्रेट कंसर्न है उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया है। और अब हुँ, तक जो है ये जो मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है ये पहले मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट ये सेंट अप करेगा, ये सेंड करेगा किसको, एडी यो सेशन जज को भेजेगा। फिर ठीक। सेशन जज जो है अंडर सेक्शन 193 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया इस पर कॉग्निजेंस लेगा। उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होगी। हुँ, जब चार्ज फ्रेम होगी उसके बाद ट्रायल चलेगा। ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ये इंडिया का, इससे एक भी प्रोसीजर अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है। तब तक नहीं होगा जब तक जो है 173 क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ इंडिया जो है वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबमिट नहीं करेगा मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट जब तक 190 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया जो है कॉग्निजेंस नहीं लेता। तो ये सारे हिंदुस्तान के जो इदारे हैं उनकी जो है वो उनका काला चिट्ठा जो है वो खोल दिया है। मुझे लगता हुँ, है कि ये इसमें एक पॉलिटिकल मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि ये इंटीरियर मामला है, हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। हमारा उस पर बात करना नहीं बनता है। मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ। लेकिन मुझे लगता है इससे पीछे कोई पॉलिटिकल गेम है। आगे इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक सही, है। वहाँ पर बिल्कुल मीना सही। कम्युनिटी के बहुत सारे जो वोट हैं ग्रेटर नोएडा के आसपास, तो ये पॉलिटिकल हुँ, गेम है। पॉलिटिकली इनको जो है रोका गया है कि आप जो है ना जमा कराएं और ट्रायल हुँ। कंप्लीट हो जाएगा, ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। दैट्स वाई ये रीज़न यही है। बिल्कुल सही होता है। सर ये तो इस इट मीन्स कि जो अब तक चार्जशीट हमारे सामने नहीं आई, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मोमिन मलिक साहब वो तमाम काले हाथों को, काले चेहरों को हमारे सामने लेकर आएँ, जो बिहाइंड द सीन इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसको फैसिलिटेट कर रहे थे और जो मामलात जो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, वो मामला नहीं हो सका और सर लास्ट में अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी, प्लीज़। देखिए मेरा लास्टली पैगाम वही होगा जो हमेशा लास्टली पैगाम देता हूँ। मेरा पैगाम जो है मोहब्बत का है, मेरा पैगाम प्यार का है, मेरा पैगाम अमन का है।
मेरा पैगाम ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। मेरा पैगाम ये है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जो बड़े हैं आपसे, आपके मोहल्ले में हों, आपके साथ काम करते हों, आपके आस-पास हों, उनका अदब किया करें। जो आपके जो छोटे हैं आपसे, उनका उनका उन उन पर आप शफ़क़त का हाथ रखा करें। अपने कानून की जो आप पासदारी किया करें। कोई भी आप ऐसा गलत काम ना करें जिसको किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, या कोई कानूनन जुर्म हो या अखलाकी जुर्म हो, या हमारे जो कस्टमरी जो लॉ हैं उसको वो मुतासिर हों। मेरा पैगाम यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। प्यार अमन का पैगाम है। सर आपके आपकी सारी बातों को मैं एक ही सम अप करूंगा। मेरा मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। सो नाइस ऑफ बस यू, आप भी बहुत अपना ढेर शुक्रिया आपने सारा टाइम ख्याल दिया। रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी सर, सर, बहुत थैंक यू सर, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।